तो हमने पुरानी क्लास में ये डिस्कस किया था कि जो एक चार्ज होता है वो दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है, कुछ फोर्स लगाता है। ठीक है, ये हमें कहां से पता चलता है? ये हमें चार्जेस की प्रॉपर्टीज से पता चलता है, जहां पे हमने यह पढ़ा था कि जो लाइक चार्ज होते हैं दे यूज्ड टू रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। इसका मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है, कुछ फोर्स लगाता है। और उस फोर्स की वैल्यू को ज्ञात करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कूलाम थे, जिन्होंने दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था। और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को हम लोग कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, राइट? इसको हम कूलाम फोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। अब यह या इस कंप्लीट लॉ को हम लोग कूलाम्स लॉ भी कहते हैं, इसको हम लोग कूलाम लॉ भी कहते हैं। अब ये कहता क्या है? ये कहता है, फॉर एग्जांपल वी हैव टू चार्जेस से Q1 एंड Q2। दो चार्जेस मेरे पास हैं Q1 एंड Q2 एंड दीस टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। वी हैव टू चार्जेस Q1 Q2 एंड दीस टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, या इसको मैं अगर बोलूं कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स के सिद्धांत के अनुसार द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल F जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। जो फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच में लगेगा, ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से। एंड दिस फोर्स is inversely proportional to the square of the distance between them। जो ये फोर्स होगा, this force will be inversely proportional होगा जो इनकी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, राइट? नाउ लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन फर्स्ट, दिस एज इक्वेशन सेकंड। नाउ व्हेन यू कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे we will get F is directly proportional to Q1 Q2 over R square, right? Now when you remove constant proportionality sign you will get a constant F is equals to K Q1 Q2 over R square। Now this force is known as what? The Coulomb force। क्लास 10th तक हम लोगों ने इस K की वैल्यू को हमें मिलती थी और हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में रख के आंसर निकाला करते थे। नाउ अब हमारा थोड़ा लेवल बढ़ चुका है, तो क्लास 10 से हम थोड़ा क्लास 12 की तरफ को बढ़ चुके हैं, तो हमें और मोर स्पेसिफिकली कांस्टेंट के बारे में जानना है। यहां पर जो k होगा, वेयर k जो होता है इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। k कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है इट इज 9 × 10⁹। इसकी SI यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो यूनिट होती है ना, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो ये कांस्टेंट है इसकी यूनिट लिखो डायरेक्टली, तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? आप लोग यहां से इसको डिराइव भी कर सकते हैं, यहां से आप लोग निकाल सकते हैं इसकी यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस लगा के। क्लियर हो? ओके, नाउ जो ये एक्सप्रेशन हो गया, दिस एक्सप्रेशन विल बिकम व्हाट? F will be equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square। Now this force, यह जो फोर्स है is known as Coulomb force। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Coulomb force बोलते हैं। This force is known as Coulomb force। Hopefully clear, right? Okay, now from this mathematical expression, जो ये mathematical expression मेरे पास आया, इससे मुझे यह पता चलता है कि this is the complete constant। ये क्या है? completely क्या है? ये constant quantity है, right? And it depends on the magnitude of the charges। चार्जेस का क्या मैग्नीट्यूड, ये जो फोर्स होगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे। और ये चार्जेस कितनी दूरी तक सेपरेट है, चार्जेस पास में हैं, चार्जेस बहुत दूर हैं, उस पे यह फोर्स क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। Now let me tell you one thing that these forces, what we call it, electrostatic force, Coulomb force, right, Coulombic force, whatever, these forces are strongest forces existing in nature। ये बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है, 1 मार्क MCQ में भी आ सकता है।
जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, these are strongest forces existing in nature, while the gravitational forces are weakest force existing in nature. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो आपके कैसे फोर्स होते हैं, these are the weakest force, and electrostatic force are strongest force, ये strongest force होता है in nature. आप इसको इसकी एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बताया कि these are the strongest force existing in nature. सेकेंडली, जो यह फोर्स है यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, राइट? यह फोर्स किसको फॉलो कर रहा है? इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरा, these forces are central in nature. ये जो फोर्स है ये कैसा है? सेंट्रल है, मतलब एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर पे लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप क्या बोल सकते हो? सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हो। ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। एक चार्ज के सेंटर से जब दूसरे चार्ज के सेंटर पे कोई फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। बॉडी की एक सेंटर से बॉडी के दूसरे सेंटर पे लगने वाले फोर्स सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। क्लियर? ओके। एंड इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या फॉलो करते हैं? फॉलोज inverse square law, right? These are the characteristics of electrostatic force. ये आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या हो सकती है। कि यहाँ पे जो मेरे पे एक्सप्रेशन आता है F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या चीज है? एप्सिलॉन नॉट को देखिए हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। इट इज परमिटिविटी, राइट? तो नाउ लेट अस डिस्कस कि परमिटिविटी क्या होती है। इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास परमिटिविटी आई है ये क्या होती है? बेसिकली यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है तो ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस हो जाती है। इट इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। देखिए परमिटिविटी बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है परमिटिविटी किसी मीडियम की, एक होती है परमिटिविटी किसी फ्री स्पेस की। अब सबसे पहली चीज, ये दो टाइप्स हो गए, कहां पे परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी होती क्या है? सबसे पहला सवाल यहां पे आता है, राइट? ओके, नाउ परमिटिविटी कोई नई चीज नहीं है। परमिटिविटी एक ऐसी क्वांटिटी है, इट सिंपली ए क्वांटिटी जो हमें यह बताती है कि कोई भी मीडियम किसी भी प्रकार का मीडियम अपने अंदर से कैसे इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता है। सिंपली इट टेल्स अस हाउ इजीली अ मीडियम अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पाइप है और मैंने टैप खोल रखा है, पानी का टैप खोल रखा है एक साइड से, और जो ये पाइप है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पाइप है और यहाँ पे इसका वो है नल है ऊपर से घुमाने वाला, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लॉक कर रखा है इस पाइप से। अब यहां से वाटर स्टार्टेड एंटरिंग इन द पाइप, पानी यहां से एंटर हो रहा है। क्लियर? ओके। अगर मैं नल को पूरा खोल देता हूं तो अगर इसमें कोई भी कचरा भरा नहीं होगा, जितना पानी एंटर करूंगा उतना ही पानी बाहर जाएगा। क्लियर? और अगर इस पाइप में कहीं पर कचरा भर गया है, कहीं पर जो आपकी सैंड है, डस्ट है, वो क्या होगी? कलेक्ट होगी। अब क्या होगा? पानी को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, राइट? तो इस पर्टिकुलर मीडियम से जैसे पानी आ रहा है, अगर समझो इस पर्टिकुलर मीडियम से क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, और ये एक मीडियम है। ये क्या है? एक मीडियम। तो यह जो क्वांटिटी हमें ये बताएगी कि ये जो मीडियम है ये इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस आ रही हैं इनको इजीली आने दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्लियर? हर एक आपका जो मटेरियल होता है उसकी अपनी परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी पानी की अलग होगी, परमिटिविटी जो आपका एयर है उसकी अलग होगी, परमिटिविटी वैक्यूम की अलग होगी। वैक्यूम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इजीली अलाउ कर देगा। वाटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ग्लास कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। क्लियर? तो परमिटिविटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें यह बताती है कि कोई भी मीडियम कितनी इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने आगे से अपने उससे पास होने के लिए देता है। Simply it tells us that how easily a medium allows electric field lines to pass through it. तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो परमिटिविटी होती है वो हमें यह बताती है कि कोई भी मीडियम कितना इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने से अलाउ करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? It tells us how easily
A medium allows electric field lines to pass through it. To pass through it. अब परमिटिविटी दो प्रकार की होती है. एक होती है परमिटिविटी एप्सिलॉन, जिसे हम कहते हैं ये एक मीडियम की होगी, और एक होती है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, से हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं. किसमें? फ्री स्पेस. जब हम परमिटिविटी इन अ मीडियम और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का रेशियो ले लेते हैं, अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूं, फॉर एग्जांपल परमिटिविटी इन अ मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, if we take the ratio of both this permittivity, we will get a constant k here, and this constant is known as dielectric constant. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Dielectric constant. So what is dielectric constant? It is simply the ratio of permittivity in a medium, किसी मीडियम में होने वाली परमिटिविटी और किसी फ्री स्पेस में परमिटिविटी, इनका रेशियो क्या मिलता है हमें? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इट इज डिनोटेड बाय k. इसको हम k से डिनोट. क्लियर? अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यू मे राइट इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन अ मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. क्योंकि ये परमिटिविटी मैंने बताई दो प्रकार की, एक मीडियम की परमिटिविटी है, एक फ्री स्पेस की परमिटिविटी है. दोनों का रेशियो लूंगा तो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ऑलवेज रिमेंबर दैट different material has different value of dielectric constant. सारे के साथ, फॉर एग्जाम्पल ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा. हर एक डिफरेंट जो मटेरियल होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? अलग अलग